Hello student, welcome you all to the new session 2021 and I am your SST teacher. I am going to explain the next topic. जैसे कि स्टूडेंट हमने जो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसमें हमने दो टॉपिक को कवर किया था। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, फिर आया था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब तीसरा टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे, वहाँ आने के क्या कारण थे। जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ नेशनलिज्म आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते। हमारे यहाँ ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके चलते हमारे यहाँ नेशनलिज्म प्रमोट हुआ, लेकिन वहाँ जो नेशनलिज्म प्रमोट होने के कारण अलग अलग थे। ठीक है, तो इसी को हमने आज पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग ग्राफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं कि 1907 में नेपोलियन वॉर बिगिन कर देता है, मतलब लड़ाई चालू कर देता है, वो दूसरे देशों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। 1814 से 1815 के बीच में 1814 यानी 1814 से लेकर 1815 के बीच में नेपोलियन फॉल हो जाता है, फॉल ऑफ नेपोलियन होता है, यानी वो हार जाता है 15 में वटारलू का युद्ध। 21 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, 21 में 1821 में ग्रीक जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है। 48 में रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप डिमांड फॉर द नेशन स्टेट बाय द इटालियंस, जर्मन्स, मैक्यार्ड्स, पोल्स एंड चीच। ये जो थे ये यूरोप के लोग थे और इनकी डिमांड थी कि नेशन स्टेट बनाया जाए। ठीक है, अलग अलग भाषी के लोग थे, अलग अलग जगह में, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। हम पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। 1859 से 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है और 1866 से लेकर 1871 तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। 1905 में स्लैब नेशनलिज्म गैदर फोर्स टू द हॉब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। अब पहला जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो ये है कि हॉब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर को हॉब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता है। मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपुल। इसमें देखिए क्या था, ये जो ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर था इसमें मेनी डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन थे। जैसे अपने यहाँ है ना जी, अलग अलग रीजन, बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वैसे ही वहाँ भी रीजन बड़े वेरियस थे। एंड पीपुल, वहाँ लोग भी अलग अलग थे। इथनिक डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम जब बता रहे हैं कि मिनी डिफरेंट रीजन थे, तो जैसे हम लोग एक एक करके रीजन पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से लोग, मतलब कौन कौन से रीजन थे जिसमें अलग अलग इथनिक ग्रुप्स था। तो पहले आता है अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन में कौन कौन सा पार्ट पड़ता था, इसमें ट्रायल्स थे, ऑस्ट्रिया था एंड सुडेंटलैंड था। ठीक है, ये तीन हो गए। बोमोनिया जो था वो जर्मन स्पीकिंग था। ठीक है, बोमोनिया एक अलग रीजन था जिसमें जर्मन के लोग मतलब रहते थे, जर्मन भाषा बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग था। इटालियन जो थे वो इटालियन प्रोविंस ऑफ लंबार्डी एंड विंटेनिया, ये जो जगह था, ये जो रीजन था उसमें इटालियन बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, अब एक जगह है हंगरी, हाफ पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार्ड्स एंड अदर रीजन वेयर डायलेट्स। ठीक है, अलग अलग थे। हंगरी जो था वो जो जगह था उसमें मैग्यार्ड्स, ये एक समूह है, जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स है जो अलग भाषा बोलता था। अदर रीजनल डायलेट्स, वो अलग भाषा बोलता था। पॉलिश स्पीकिंग, जो ये हॉब्सबर्ग एम्पायर का पूरा का पूरा, इसमें अलग अलग इतने ग्रुप्स है। तो अलग अलग की भाषा के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप में कहाँ कहाँ पे कितने लोग थे। तो पॉलिश स्पीकिंग जो लोग थे वो गलीसिया में थे, गलीसिया जगह था। पिजेंट जो था बेसिकली वो बोहेमिया, ठीक है, एंड स्लोब्स टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ में ये लोग बैठे थे। स्लोवेन्स इन द कार्नियोला, ये जो जाति थी स्लोवेनिस, ये कार्नियोला में थे। क्रोएट्स इन साउथ, ये जो था ये पूरा जो हॉब्सबर्ग एम्पायर था उसके साउथ में क्रोएट्स जाति के लोग पाए जाते थे। एंड रोमन्स इन द ईस्ट ऑफ द ट्रांसल्वेनिया, ये जो जगह है ये अलग अलग भाषी के लोग थे। तो हमने आपको बताया था कि नेशनलिज्म जो है वो प्रमोट होता है कल्चरल से, कल्चरल आइडेंटिटी से आ सकता है,
रीजनल आइडेंटिटी से आ सकता है, रिलीजियस आइडेंटिटी से आ सकता है। तो ये जो अलग अलग भाषा था, पूरा यूरोप का ये पार्ट है, हम खासकर अभी ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर पढ़ रहे हैं, तो हंगरी के अंदर इतनी डाइवर्सिटी थी, इतनी ज़्यादा इतनी डाइवर्सिटी थी, और ये अलग अलग तरह के लोग थे जो वहाँ बसे हुए थे और भाषा बोलते थे। अब दो चीज़ था, एक था डोमिनेंट क्लास और एक था पिजेंट्री। तो डोमिनेंट क्लास जो था वो माइनर में था, माइनर का मतलब कम मात्रा में थे, और पिजेंट्री जो था खासकर मतलब किसान समूह, मर्चेंट, व्यापारी, जो छोटे मोटे किसान से, वो सब पिजेंट्री में आते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा थी। अब डोमिनेंट क्लास का क्या नेचर था, लैंडेड एट एरिस्टोक्रेसी यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ ऑन स्टेट एंड टाउन्स हाउसेस, स्पोक फ्रेंच, of diplomacy connected by the marriage ties but was small in number। ये अपने में ही शादी करते थे, इनकी डोमिनेंस थी, बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी वहाँ चल रही थी, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लैंडेड पार्ट में यहीं बसे हुए थे। पिजेंट्री जो था वो मेजोरिटी में था। ये तो आप पहले से जानते आ रहे हैं कि जो हर मोनार्की में एरिस्टोक्रेट्स की जो संख्या होती थी वो कम होती थी, और ज़्यादातर जो पिजेंट्री था उनकी संख्या ज़्यादा थी। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या था कि वेस्ट यूरोप में, वेस्टर्न जो यूरोप था, अब पूरा यूरोप की बात करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे आया। हम तो एक छोटा सा उदाहरण देके कि हब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन, यानी उसको हब्सबर्ग एम्पायर भी कहा जाता है, उसमें कैसे कैसे अलग अलग मतलब जातीय लोग थे और कहाँ कहाँ बसे हुए थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर यूरोप की बात करें तो वेस्ट यूरोप में फार्मिंग टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में वास्ट स्टेट